हेलो एवरीवन। हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लेखपाल के लगभग 9 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिनके एग्जाम होने की संभावना मई लास्ट और जून में है। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अगर आप सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो तो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हम आपको कराएंगे फुल लेंथ टेस्ट आज, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में ही रख के हमने ये टेस्ट पेपर्स डिजाइन किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मराठा प्रशासन में अष्ट प्रधान परिषद के अंतर्गत अमात्य का मुख्य कार्य क्या था? सेना का नेतृत्व, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा, विदेशी मामलों की देखरेख, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको सारे क्वेश्चन में ई ऑप्शन भी मिलेगा, क्योंकि अब एग्जाम्स में उपयुक्त में से कोई नहीं भी पूछा जाता है। ठीक है, और आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने आंसर्स कमेंट में बताइए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको आंसर्स लर्न भी होते रहेंगे। तो मराठा प्रशासन में अष्ट प्रधान परिषद के अंतर्गत अमात्य का मुख्य कार्य क्या था? तो अमात्य का मुख्य कार्य था राज्य के आय और व्यय का लेखा जोखा। ठीक है। शिवाजी महाराज के प्रशासन में सहायता के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई जाती थी, जिनको क्या कहते थे? अष्ट प्रधान कहते थे। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अष्ट प्रधान किसके शासनकाल में बनती थी या किसके प्रशासन में सहायता के लिए बनाई जाती थी? तो ये थी शिवाजी महाराज ने बनाया था इसको अपने प्रशासन में सहायता के लिए। अमात्य या मजूमदार वित्त और राजस्व मंत्री होता था, जो राजस्व के खातों की जांच करता था और पेशवा प्रधानमंत्री के समान होता था। सुमंत या दबीर विदेशी मामलों का प्रमुख होता था और सरे नौबत को सेनापति कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसके द्वारा हुई थी? तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, यहाँ एक प्रश्न में भी कई प्रश्न है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1784 में की गई थी। फिर किसके द्वारा की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स विलिंगटन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। ठीक है। देखिए, इन्होंने 15 जनवरी 1784 को प्राच्य विद्या यानी कि ओरिएंटल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था भारतीय इतिहास, संस्कृति और साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन करना। इसी संस्था के प्रयासों से भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद शुरू हुआ। चार्ल्स विलिंगटन ने भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय व्यापार के संदर्भ में अरिका मेडू का मुख्य महत्व क्या था? ये एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था, या एक महत्वपूर्ण रोमन व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था, या मगध साम्राज्य की राजधानी था, या सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अरिका मेडू का क्या महत्व था? यह एक महत्वपूर्ण रोमन व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था। ठीक है। पुरातात्विक खुदाई में यहाँ से बड़ी मात्रा में रोमन एम्फोरा, जिसको मृदभांड भी कहते हैं, और कांच के मनके मिले हैं, जो भारत रोमन व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करते हैं। यह प्रथम शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र था। यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र था। प्राचीन भारत में उस उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, वर्धन काल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी स्थापना हुई थी गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। कब हुई थी? 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति का एक वैश्विक केंद्र था, जहां दुनिया भर से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से किस विश्वविद्यालय को जाना जाता है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय को जाना जाता है। प्राचीन भारतीय लिपियों के संदर्भ में ब्राह्मी लिपि के लेखन की दिशा क्या होती थी? दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, या नीचे से ऊपर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बाएं से दाएं। बाएं से दाएं का मतलब ऐसे लेफ्ट टू राइट, जैसे आजकल हम लोग लिखते हैं देवनागरी लिपि, या इंग्लिश भी, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है और इसे अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है। ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि मतलब राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, इधर लिखी जाती है ऐसे। ठीक। और ब्राह्मी लिपि लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर लिखी जाती है। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही उत्कीर्ण है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के किस भाग में प्रसिद्ध सियाचिन ग्लेशियर स्थित है? पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर, या लद्दाख श्रेणी? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? यह है काराकोरम श्रेणी में।
और ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से निकलने वाले जल से बनती है। आप ये ध्यान रखेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो ये निकलती है नुब्रा नदी। और काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रामीण बस्तियों का आयताकार प्रतिरूप रेक्टेंगुलर पैटर्न सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? हिमालय के ढलानों पर, तटीय क्षेत्रों के किनारे पर, उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों में, या मरुस्थलीय टीलों के बीच। ग्रामीण बस्तियों का आयताकार प्रतिरूप कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों में। आयताकार प्रतिरूप उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, समकोण पे काटती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। यह प्रतिरूप उत्तर भारत के समतल और उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में सर्वाधिक देखा जाता है। बस्तियों का आकार यहाँ योजनाबद्ध और व्यवस्थित होता है, और जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा या रैखिक प्रतिरूप पाया जाता है। और झीलों या तालाबों के चारों ओर कैसा मिलता है? झीलों और तालाबों के चारों ओर वृत्तीय बस्तियां, जैसे मान लीजिए झील है तो इसके अगल बगल ही रोक लेना शुरू करेंगे। ठीक, और ये वाला आयताकार ये कहाँ पे होता है? ये जो उत्तर भारत के मैदान है वहां पे ऐसे विकसित होता है। और पर्वतीय क्षेत्रों का क्या है? ये पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा विकसित होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा नवीनीकृत होती है उसे क्या कहा जाता है? भांगर, खादर, रेह, ऊसर या उपयुक्त में से कोई नहीं। नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसको बोलेंगे खादर। देखिए, खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ के मैदानों में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी होती है। ये बहुत उपजाऊ होती है और इसमें प्रतिवर्ष नई गाद जमा होती रहती है। ये इस वजह से उपजाऊ होती रहती है क्योंकि नया नया सिल्ट आता रहता है तो उसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में रहते हैं। भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं जो बाढ़ की पहुंच से ऊपर होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में खादर और भांगर मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। खादर मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। भारत में बोले जाने वाले भाषाई परिवारों में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, इंडो आर्यन, चीनी तिब्बती या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इंडो आर्यन। भारत की लगभग 74% जनता इंडो आर्यन परिवार की भाषाएं बोलती हैं। और द्रविड़ भाषा दक्षिण भारत में प्रमुख है और लगभग 20% जनसंख्या के द्वारा इसको बोला जाता है। ठीक है, और इंडो आर्यन की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, बंगाली और मराठी। भारत में दूसरा सबसे बड़ा भाषाई समूह क्या है? द्रविड़ परिवार है। और ऑस्ट्रिक समूह की भाषाएं मुख्य रूप से मध्य भारत की जनजातियों के द्वारा बोली जाती हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखेंगे क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण के कन्याकुमारी से जोड़ता है? NH1, NH2, NH10 या NH44 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा होगा NH44। ये सबसे लंबा राजमार्ग है जिसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। यह उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का मुख्य हिस्सा है। यह 11 शहरों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। और NH44 को पहले क्या बोलते थे? NH7 के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम परिवर्तित होकर NH44 हो गया है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर से दक्षिण आने वाला कॉरिडोर और पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाला कॉरिडोर बीच में कहाँ पे काटते हैं? झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के किन 3 रूपों का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में बात की गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। देखिए, प्रस्तावना में नागरिकों के लिए 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित किए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है जाति, रंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबसे समान व्यवहार किया जाएगा। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। और प्रस्तावना में न्याय के इन आदर्शों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और कुंजी कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। ठीक है, और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये आयरलैंड से लिया गया है और निर्वाचन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। कंफ्यूज मत होइएगा।
ये जो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन है ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और जो ये नामांकन है ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नामांकन और निर्वाचन दोनों अलग है। निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से और नामांकन आयरलैंड से। और निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। और कनाडा से क्या लिया गया है, एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, इसको लिया गया है कनाडा से। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। यह भारतीय संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है वयस्क मताधिकार से, जिसमें मत डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। देखिए, भारतीय संविधान की लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार को आधार बनाया गया है। और 61वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु कम कर दी गई। यह प्रावधान भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाता है और ये संशोधन लागू हुआ था 1989 से, ये याद रखेंगे आप। और भारत में मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? एक संवैधानिक अधिकार है, ये भी पूछा जाता है। आपको ऑप्शन दे देगा कि भारत में मतदान करने का अधिकार कैसा है, संवैधानिक, सांविधिक, विधिक या कोई नहीं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत में मतदान करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघीय ढांचा बनाती है? लिखित संविधान, दोहरी सरकार, अखिल भारतीय सेवाएं या शक्तियों का विभाजन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? अखिल भारतीय सेवाएं इसे एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघीय ढांचा बनाती हैं। कैसे? देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र के द्वारा नियंत्रित होती हैं, लेकिन राज्यों में सेवा प्रदान करती है, जो कि एक एकात्मक विशेषता है। ठीक है, अन्य एकात्मक विशेषताएं क्या क्या होती हैं? जैसे कि एकल संविधान, एकल नागरिकता और राज्यपाल की नियुक्ति इसमें शामिल है। संघीय विशेषताओं में शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल है। केसी वेयर ने भारतीय संविधान को क्या बोला था? क्वासी फेडरल या अर्ध संघीय कहा था। ये पूछा जाता है आपसे कि किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय या क्वासी फेडरल कहा था, तो ये केसी वेयर ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस विदेशी संविधान से लिया गया है? यूएसएसआर, जर्मनी का वाइमर सिद्धांत, फ्रांस का संविधान, जापान का संविधान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जब भी आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ये कॉन्सेप्ट लिया गया है जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से। ठीक है, देखिए, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 जैसे मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति ले ली जाती है। हालांकि आपातकालीन उपबंधों का मुख्य ढांचा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन अधिकारों का जो निलंबन होता है वो जर्मनी से ही प्रेरित है। बाकी जैसा कि अभी बताया आपको कि 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी निलंबित हो जाते हैं, 20 और 21 नहीं निलंबित होता है। और जो मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट है ये यूएसएसआर से लिया गया है। और फ्रांस और प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के दौरान किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? पौधे किस गैस का उत्सर्जन करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल का उपयोग कर भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यह क्रिया मुख्य रूप से पौधों की हरी पत्तियों में क्लोरोफिल की सहायता से होती है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आपसे। ठीक है, कि क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, आपके एग्जाम में जीएस के जैसे कि पॉलिटी के 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के आएंगे, तो आपको टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम मंडे टू फ्राइडे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं और सैटरडे को एक फुल लेंथ टेस्ट दिया जाता है। तो आप उससे जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आगे बढ़ते हैं। रात के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तारों का टिमटिमाना किसकी वजह से होता है? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है।
पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व और तापमान अलग अलग होता है। जब तारों का प्रकाश इन परतों से गुजरता है तो उसका निरंतर क्या होता है, अपवर्तन होता है। माध्यम की बदलती परिस्थितियों के कारण तारे की आभासी स्थिति बदलती है, जिसे कि टिमटिमाना कहते हैं। और आकाश का नीला रंग किस वजह से होता है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। या आपको जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं ये सब पीवाईक्यूज हैं, तो आप इसको ध्यान से नोट करते चलिए। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है। आपको ऑप्शन देगा कई तरीके का, तो उसका उत्तर होगा कि निर्वात में इसका सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 7, 7.4, 8.4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त की प्रकृति कैसे होती है? ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, यानी कि हल्की क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसका औसत पीएच होता है 7.4 और पीएच स्केल पर 7 से अधिक मान को क्या कहते हैं? 7 से अधिक मान को क्षार कहते हैं और 7 से कम मान को अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पीएच स्केल है 7 के पहले अगर है तो ये एसिडिक होता है, ठीक है, और 7 से ज्यादा है तो ये कैसा होता है? एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एल्कलाइन, क्षारीय। तो रक्त का मान कितना होता है? 7.4। तो ये हल्का क्षारीय होता है। और रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। घरेलू बिजली के बिलों में उपयोग की जाने वाली यूनिट वास्तव में ऊर्जा का कौन सा मात्रक दर्शाती है? किलोवाट, एम्पियर घंटा, किलोवाट घंटा, जूल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? किलोवाट घंटा। देखिए, बिजली के बिल में एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। यह ऊर्जा की वो मात्रा होती है जो 1000 वॉट का उपकरण 1 घंटे तक चलने पर खर्च होती है। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। और एम्पियर विद्युत धारा को मापने की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा को मापने की इकाई है। ये दोनों पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए, इसका उत्तर करिए आप। शिशुओं के जन्म के तुरंत बाद दिया जाने वाला बीसीजी का टीका किस घातक बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है? पोलियो, टिटनेस, तपेदिक या खसरा या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीसीजी का टीका ये किससे सुरक्षा प्रदान करता है? ये टीबी या तपेदिक से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कॉलमेट गुरीन। यह टीका मुख्य रूप से तपेदिक की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। इसे सामान्यतः जन्म के समय या जन्म के पहले पखवाड़े के भीतर दिया जाता है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। और विश्व क्षय रोग प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और टीबी होता है किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ये याद रखिएगा, बैक्टीरिया से होता है। और इससे रोकथाम के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी दिया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कॉलमेट गुरीन। नवंबर 2025 में जारी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 92, 98, 103, 105 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 103वां स्थान प्राप्त किया है। 2025 की ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 103वें स्थान पर रखा गया है। भारत के प्रदर्शन में टैलेंट ग्रोथ श्रेणी में सुधार हुआ है, लेकिन टैलेंट रिटेंशन में अभी भी चुनौतियां हैं। मतलब लोग टैलेंटेड तो है बट उनका टैलेंट बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाता है, वो रिटेन नहीं कर पाते हैं। यह सूचकांक इनसीड द्वारा डेटा कॉर्टिस इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस के सहयोग से जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है और सिंगापुर है, 2 लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने एक राज्य एक खेल, वन स्टेट वन स्पोर्ट नीति के तहत हॉकी को अपने राज्य के खेल के रूप में आधिकारिक दर्जा प्रदान किया है? हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। वन स्टेट वन स्पोर्ट के तहत हॉकी को अपने राज्य के खेल के रूप में दर्जा प्रदान किया है, तो यह है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने दिसंबर 2025 में कैबिनेट बैठक के दौरान हॉकी को आधिकारिक तौर पर अपना राज्य के खेल घोषित किया है।
हालांकि ओडिशा लंबे समय से हॉकी को प्रायोजित कर रहा था, लेकिन कानूनी तौर पर राजनीतिक खेल का दर्जा इसको अभी ही दिया गया है, दिसंबर में। राज्य ने हॉकी के बुनियादी ढांचे के लिए बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, कहाँ पे है ये, राउरकेला में, इसको विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में डेवलप कर रहा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी पहले से ही घोषित है, लेकिन उड़ीसा ने अभी इसको 2025 में कानूनी मान्यता दी है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2025 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 71I के तहत 6 उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण हेतु किस देश की कंपनी थाइसेन ग्रुप मरीन सिस्टम TKMS के साथ तकनीकी सहयोग के अंतिम चरण को मंजूरी दी है? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, रशिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? जर्मनी। ठीक। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 71I के तहत स्वदेशी निर्माण हेतु जर्मनी की TKMS के साथ तकनीकी सहयोग के अंतिम चरण को मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट 71I के तहत जर्मनी की TKMS और भारत की मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मिलकर 6 पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। इन पनडुब्बियों में आधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा, जो उन्हें लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में सक्षम बनाती है। यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल के तहत एक रणनीतिक साझेदारी मॉडल का हिस्सा है। आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी नौसेना की पनडुब्बी बेड़ों को आधुनिक बनाना है, और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां फ्रांस के सहयोग से बनाई गई थी। आप ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA 2.0 प्लेटफॉर्म को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। इस प्लेटफॉर्म का प्राथमिक कार्य क्या है? इस प्लेटफॉर्म का प्राथमिक काम है स्टॉक ब्रोकर्स के तकनीकी खराब होने की स्थिति में निवेशकों को अपने सौदे यानी कि स्क्वायर ऑफ काटने की सुविधा देना। देखिए, IRRA 2.0 को स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, और ये क्यों विकसित किया गया है? ताकि ब्रोकर के सर्वर डाउन होने पर निवेशक नुकसान से बच सके। यह प्लेटफॉर्म तब सक्रिय होता है जब ब्रोकर के पास तकनीकी गड़बड़ी के कारण ट्रेडिंग रुक जाती है। इसका उद्देश्य खुदरा निवेशकों के हितों की रक्षा करना है और बाजार की स्थिरता को बनाए रखना है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष, आप ये चेक कर लीजिएगा कि अभी भी यही है कि चेंज हो गए हैं, और बाकी सेबी को 1992 के अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में IMF द्वारा जारी आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को किन सुधारों के कारण वैश्विक विकास का इंजन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ करार दिया गया है? ऑप्शन पढ़िए। इसका उत्तर क्या होगा? डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI और व्यापक आर्थिक स्थिरता। ठीक है। IMF की रिपोर्ट ने भारत की मध्य अवधि की विकास क्षमता को 6.7 से ऊपर आंका है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI और आधार ने वित्तीय समावेशन में क्रांतिकारी बदलाव किया है। रिपोर्ट में भारत की सतर्क राजकोषीय नीति और मुद्रास्फीति प्रबंधन की सराहना की गई है। और IMF का मुख्यालय कहाँ है? ये वॉशिंगटन DC में है, ये आप याद रखेंगे। और वर्तमान में ये चेंज हो गई हैं, आप तो आप ये फैक्ट चेक कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन में मानव संसाधन विकास का अर्थ निवेश करना है। किस में निवेश करना है? केवल मशीनों के आयात में, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल प्रशिक्षण में, शेयर बाजार की सट्टेबाजी में, पुराने भवनों के रखरखाव में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल प्रशिक्षण में। आर्थिक नियोजन में मानव संसाधन विकास का मतलब होता है कि मानव संसाधन विकास का मतलब होता है मानव को विकसित करना, उस मानव की शिक्षा, मानव का स्वास्थ्य और मानव के कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है। मानव संसाधन विकास नियोजन का वह पक्ष है जो जनसंख्या को मानव पूंजी के रूप में बदलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया व्यय, इससे क्या होता है? उत्पादकता में वृद्धि करता है, क्योंकि अगर मानव स्वस्थ रहेगा तो वो ज्यादा बेहतर काम कर सकेगा और उससे वृद्धि अपने आप ही होगी। कौशल भारत जैसे अभियान इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और 8वीं योजना में मानव विकास को सभी विकास प्रयासों का मूल माना गया था। UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक इसी प्रगति को मापता है। भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा को किस अर्थशास्त्री के मॉडल के आधार पर स्वीकार किया गया था? जॉन W मिलर, गुरनार मिर्डल, अमर्त्य सेन, PC महालनोबिस, या उपयुक्त में से कोई नहीं। रोलिंग इसको शामिल किया गया था गुरनार मिर्डल के मॉडल के आधार पे। ठीक है।
रोलिंग प्लान की टाइमलाइन की क्या थी, ये 1978 से 80 के बीच थी। रोलिंग प्लान को जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था। यह अवधारणा एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुरनार मिल्डर के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसमें योजना की प्रगति की समीक्षा हर वर्ष की जाती है और उसके आधार पर अगले वर्ष के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। भारत में इसको लागू करने का श्रेय दिया जाता है डीटी लकड़वाला को, और इसे छठी योजना के रूप में पेश किया गया था, जिसे बाद में कांग्रेस सरकार ने समाप्त कर दिया था। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी के कार्यान्वयन के 3 प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन, सेंट्रलाइजेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के कार्यान्वयन के 3 प्रमुख स्तंभों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, बाकी कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन ये 3 स्तंभों में शामिल है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो 2018 में शुरू किया गया था, इसके 3 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। यह कार्यक्रम सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों को बढ़ावा देता है और इसमें 112 सबसे पिछड़े जिलों को शामिल किया गया है। इसकी रैंकिंग स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और वित्तीय समावेशन जैसे मापदंडों पर आधारित होती है। नीति आयोग द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अटल इनोवेशन मिशन एम के तहत माध्यमिक विश्वविद्यालयों के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? माध्यमिक विद्यालयों के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? अटल इंक्यूबेशन सिस्टम, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल न्यू इंडिया चैलेंज या उपयुक्त में से कोई नहीं। अटल इनोवेशन मिशन के तहत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में कौन सी पहल शुरू करी गई है? तो ये अटल टिंकरिंग लैब है। इसका उद्देश्य है स्कूली छात्रों में जिज्ञासा, रचनात्मकता, कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना या विकसित करना। यह कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए डू इट योरसेल्फ DIY डू इट योरसेल्फ किट के माध्यम से समाधान विकसित करने का मंच है। इसके लिए नीति आयोग द्वारा चयनित स्कूलों को अनुदान प्रदान किया जाता है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जो इसमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, ये उच्च शिक्षा और स्टार्टअप्स के लिए है। ठीक है, और अटल टिंकरिंग लैब माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। और AIM का उद्देश्य देश भर में एक व्यापक नवाचार उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बनाना है। भारत में 1966 से 1969 के बीच लागू किए गए योजना अवकाश प्लान हॉलिडे का प्राथमिक कारण क्या था? भीषण सूखा और मुद्रा का अवमूलन, भारत पाकिस्तान युद्ध, संसाधनों की भारी कमी या तीनों ही ये सही है? तो इसका रीजन क्या होगा? ये तीनों ही ठीक है। जो प्लान हॉलिडे लिया गया था उसका रीजन ये सब था। उस समय सूखा भी पड़ गया था, मुद्रा का उन्मूलन भी हो गया था, भारत पाकिस्तान युद्ध भी हो गया था 1965 वाला। ठीक है, और संसाधनों की भारी कमी भी हो गई थी। तीसरी योजना की विफलता के बाद 1966 से 1969 के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। इनके मुख्य कारणों में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, लगातार 2 वर्षों में सूखा और रुपए का अवमूलन, ये सब शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण यानी कि प्राइमरी सक्सेशन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? कटे हुए जंगलों में, नग्न चट्टानों या नए लावा क्षेत्रों में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, परित्यक्त कृषि भूमि में, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, आपके एग्जाम में इस बार इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ा है ना? आपसे इन्वायरमेंट के कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लेखपाल के एग्जाम में, इसलिए इन्वायरमेंट टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। प्राइमरी सक्सेशन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये प्रक्रिया शुरू होती है नग्न चट्टानों या नए लावा क्षेत्र में। प्राथमिक अनुक्रमण उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले कभी कोई जीवन या मिट्टी मौजूद नहीं थी। ठीक, तो ये नग्न चट्टानों, नए बने द्वीपों या ठंडे हुए लावा यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, इसमें मिट्टी बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। अग्रणी प्रजातियां जैसे कि लाइकेन इन क्षेत्रों में बसने वाली पहली जीव होती है। और सेकेंडरी सक्सेशन या सेकेंड सक्सेशन उस स्थान पर होता है जहां पहले से मिट्टी या जीवन मौजूद रहता हो। जब एक विशाल प्राकृतिक आवास को मानवीय गतिविधियों के कारण छोटे छोटे अलग थलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आवास विखंडन। ठीक है, हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन से वन्य जीवों की आवाजाही बाधित होती है और प्रजनन के अवसर कम हो जाते हैं। सड़कों, रेल पटरियों और शहरीकरण के कारण जंगलों का टूटना इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके कारण एज इफेक्ट बढ़ जाता है जो आंतरिक प्रजातियों के लिए हानिकारक होता है।
बड़े स्तनधारियों को जीवित रहने के लिए विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है अथवा वे विखंडन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे कि इसमें बड़े जानवर जैसे जिराफ हो गए, एलिफेंट हो गए, इन सब पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इको ब्रिज या वन्य जीव गलियारे इस समस्या का समाधान हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर कोई एरिया फ्रेगमेंट भी हो गया, ये इधर हो गया, बीच में यहाँ पे रोड बना दी गई, एक एरिया इधर हो गया, तो ये आवास तो विखंडित हो गया, लेकिन इसको कैसे जोड़ा जा सकता है? मान लीजिए इसके ऊपर कोई हरित गलियारा बना दिया जाए, है ना, तो मान लीजिए हाथी या कोई भी जो बड़े जानवर है वो इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आसानी से आ सकते हैं बिना किसी नुकसान के। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इको ब्रिज। ठीक है, इको ब्रिज या वन्यजीव गलियारा इस समस्या का समाधान हो सकता है। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक मेजबान प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर निर्भर अन्य प्रजातियों के भी विलुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामूहिक विलुप्ति, सह विलुप्ति, प्राकृतिक विलुप्ति, छद्म विलुप्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा सह विलुप्ति। ठीक, मान लीजिए जैसे कि हम लोग जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखते हैं कोरल्स की और उनकी, देखिए कोएग्जिस्टेंस तब होता है जब प्रजाति के गायब होने से उस पर आश्रित दूसरी प्रजाति भी समाप्त हो जाती है। जैसे कि अगर कोई विशेष मछली विलुप्त हो जाती है तो इसके शरीर पर रहने वाले विशिष्ट परजीवी भी मर जाएंगे। यह पारिस्थितिकी तंत्र की परस्पर निर्भरता को दर्शाता है। ठीक, जैसे कोरल्स और फाइटोप्लैंक्टन्स का होता है, ये दोनों सहजीवी हैं, अगर एक को भी नुकसान होता है तो उससे दूसरे पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पौधे और उनके विशिष्ट परागण करने वाले कीड़े सह विलुप्ति के सबसे संवेदनशील उदाहरण होते हैं। यह जैव विविधता हानि के मुख्य कारणों में से भी एक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक आक्रामक विदेशी प्रजाति इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है जिसने भारतीय जल निकायों में जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचाया है? तो ये क्या होगा? जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहते हैं क्योंकि यह जलाशयों में बहुत तेजी से फैलती है। ये पानी के ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देती है जिससे जलीय जीव मर जाते हैं, और आक्रामक प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं और उन्हें विस्थापित कर देती हैं। लैंटेना और पार्थेनियम ये स्थलीय आक्रामक प्रजाति के उदाहरण है। ठीक है, और जो जलकुंभी है ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है, जलीय आक्रामक प्रजाति का उदाहरण है। और लैंटाना और पार्थेनियम ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ये स्थलीय आक्रामक प्रजातियों के उदाहरण है। ये प्रजातियां अक्सर अनजाने में या सजावटी उद्देश्यों के लिए लाई जाती हैं, पता होता नहीं है, ले आते हैं इनको, बट वो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली वे सेवाएं जिनका उपयोग मनुष्य सीधे तौर पर करता है, जैसे परागण और जल शुद्धिकरण, उन्हें क्या कहा जाता है? औद्योगिक सेवाएं, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, कृत्रिम सेवाएं, तकनीकी सेवाएं या उपयुक्त में से कोई नहीं? वे सेवाएं जिनका मनुष्य सीधे तौर पर प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। इकोसिस्टम सर्विसेज वे लाभ हैं जो मानव समाज प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त करता है। इनमें भोजन, पानी, जलवायु और सहायक सेवाएं शामिल होती है। मधुमक्खियों द्वारा फसलों का परागण एक महत्वपूर्ण सहायक पारिस्थितिकी सेवा है। इन सेवाओं का आर्थिक मूल्य बहुत अधिक होता है, हालांकि इन्हें अक्सर मुफ्त माना जाता है। जंगलों द्वारा कार्बन सोखना एक रेगुलेटरी सर्विस का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, एसिड रेन के लिए या अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी मानी जाती हैं? इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से SO2 और NOx के उत्सर्जन के कारण होती हैं। ये गैसें वायुमंडल में जल के अणुओं के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। यह ऐतिहासिक इमारतों के क्षरण जैसे कि ताजमहल और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं। वर्षा जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। जब वर्षा जल का जो pH मान है वो 5.6 से कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। मथुरा तेल रिफाइनरी से निकलने वाले धुएं को ताजमहल के पीले होने का एक कारण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने के लिए सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो सबसे प्रमुख गैस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली इंफ्रारेड विकिरणों को रोककर वायुमंडल को गर्म करती है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के जीवन के लिए आवश्यक तापमान बनाए रखने में मदद करती है, लेकिन जब इसकी अधिकता हो जाती है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है।
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती क्यों है? जैसे कि जीवाश्म ईंधनों का जलना, वनों की कटाई, ये सब CO2 के स्तर में वृद्धि कर देते हैं। जब CO2 के स्तर में वृद्धि होती है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है। मीथेन और जल वाष्प भी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके आप बताइए कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध लोकटक झील का हिस्सा है। यहाँ फुमडीज पाए जाते हैं। फुमडीज मतलब क्या होता है? तैरते हुए घास के द्वीप। यह उद्यान लुप्त प्राय संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और संगाई हिरन को और क्या बोलते हैं? इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। मीना माता रोग जल में किस धातु के प्रदूषण के कारण होती है? सीसा, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक के उपयुक्त में से कोई नहीं? मीना माता रोग पारा की अधिकता से होता है। और ये जो रोग होता है इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। यह जल में मिथाइल मरकरी के संचयन के कारण मछलियों के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले जापान के मीना माता शहर में हुई थी, जिसकी वजह से इसका नाम मीना माता रोग पड़ गया। और कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। ठीक है, और आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। ये ध्यान रखेंगे आप। जैव विविधता शब्द को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड ओ विल्सन, MS स्वामीनाथन, ग्रेगर मेंडल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बायोडायवर्सिटी शब्द को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है एडवर्ड ओ विल्सन को। इनको जैव विविधता का जनक माना जाता है। इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता के महत्व पर व्यापक शोध किया है। जैव विविधता का अर्थ है कि किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टर जी रोजन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टर जी रोजन ने किया था। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, आपके एग्जाम में हिंदी भी पूछा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। इसका उत्तर होगा पो प्लस अन। ठीक है, पवन कौन सी संधि का उदाहरण है? ये अयादि संधि का उदाहरण है। नियम के अनुसार जब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ओ का अव हो जाता है। ठीक है, जब ओ के बाद आ जाता है तो ओ का क्या हो जाता है? अव हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि पौन, यानी कि पवन नहीं होगा, यहाँ पे पावन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नहीं, ये पवन नहीं है, इसका पोधन अन होगा। और पावन का अलग होता है क्योंकि यहाँ पे पौ प्लस अन होता तो ये पावन बनता। ठीक है, और ने प्लस अन क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। ये भी अयादि संधि का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। और अयादि संधि स्वर संधियों के 5 भेदों में से एक है। इसके अलावा जब हम हिंदी की और डिटेल क्लास देखेंगे तो उनमें इन सारे टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास निहित होता है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, राजपुत्र का अगर हम विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। इसमें उत्तर पद प्रधान है और कारक चिन्ह क्या होता है? का होता है। ठीक है, जहां पे उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। देश विदेश शब्द में प्रयुक्त समास का नाम क्या है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या कर्मधारय समास? तो इसका उत्तर क्या होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, जहां पे ये योजक चिन्ह होता है वो मेनली द्वंद्व होता है। यहाँ पे दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक, देश भी प्रधान है और विदेश भी प्रधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बदनाम शब्द में प्रयुक्त बद उपसर्ग किस भाषा से संबंधित है? उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये संबंधित है उर्दू से। बद एक फारसी उपसर्ग है जिसका अर्थ बुरा होता है। यह विदेशी उपसर्गों की श्रेणी में आता है जो हिंदी शब्दावली में रच बस गया है। नाम मूल शब्द में जुड़ के या उसके अर्थ को नकारात्मक बना देता है। ठीक, जैसे बद का अर्थ होता है बुरा। ठीक, तो जैसे इस और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? बदबू, बदकिस्मत, बदहजमी। आगे बढ़ते हैं। शब्द रचना की मूल अवधारणाओं के अनुसार प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय स्वतंत्र शब्द होते हैं, प्रत्यय का अपना निश्चित अर्थ होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रत्यय के बारे में इसमें से क्या सही है? तो इसका सही है प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों को कुल कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4, 5, 6, 7 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें शामिल किया गया है 5 को। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों को कुल 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, जिससे कि इनकी कुल संख्या 25 हो जाती है। और इनके वर्गों के नाम इनके प्रथम वर्ग के आधार पर रखे। जैसे काखा गाघा, तो इसमें जो पहला का है तो उसके आधार पर का वर्ग इसका नाम रख दिया गया। ठीक, फिर चाचा जाजा, तो पहले वर्ण के हिसाब से चा वर्ग नाम रख दिया गया। इन 5 वर्गों को कु, चू, टू, पू के संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता है। और प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो पंचमाक्षर कहलाता है। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती, वो क्या कहती, उसको क्या कहते हैं? निर्नुनासिक, अनुनासिक, विराम, अयोगवाह या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें वायु मुंह के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, ये होते हैं अनुनासिक। ठीक है, देखिए अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से होता है। लेखन में इन्हें प्रायः चंद बिंदु के माध्यम से दर्शाया जाता है। यह केवल स्वर संधियों का ही एक विशेष गुण होता है। और केवल जो मुख से उच्चारित होने वाले स्वर होते हैं उनको निर्नुनासिक कहा जाता है। ठीक, बाकी अनुनासिक के और उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे कि गांव, आंख और पांच, ये अनुनासिकता के प्रमुख उदाहरण है। हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के लेखन की दिशा के संदर्भ में कौन सा सही है? हिंदी लिपि कैसे लिखी जाती है? ये जो देवनागरी लिपि है ये कैसे लिखी जाती है? ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है ना, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। और इसके ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसको क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहते हैं। और हिंदी या जो देवनागरी लिपि है ये किससे विकसित हुई है? या प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। यह एक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है क्योंकि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन समूह का चयन करिए। इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो इसका अर्थ होगा शा, सा, हा। ठीक है, शा, सा, हा। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में मुख के अंगों के घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि वायु को निकलने के लिए संकीर्ण मार्ग से संघर्ष करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। वर्णों के उच्चारण में होने वाले बाह्य प्रयत्न के कुल कितने भेद व्याकरण शास्त्र में बताए गए हैं? 8, 9, 10, 11 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितने बताए गए हैं? 11 बताए गए हैं। देखिए, बाह्य प्रयत्न उच्चारण की उस अवस्था को कहते हैं जब ध्वनि मुख से बाहर निकलती है। पारंपरिक संस्कृत हिंदी व्याकरण के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। ठीक है, इसमें विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्वात, स्वरित, ये सब शामिल है। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन में आपको यूपी और डीआई के और कंप्यूटर के क्वेश्चन ये खुशबू मैम डिस्कस करेंगी। आप पैटर्न को ध्यान में रख के पढ़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू मैम। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। ये हमारा प्रयास है आपको ये समझाने का कि पेपर कैसा आ सकता है और कैसा आ सकता है और कैसा आएगा। क्योंकि देखिए इस बार लेखपाल का सिलेबस बदला गया है और जब सिलेबस चेंज होता है तो पेपर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इस बार नया पैटर्न में है, एग्ज़ाम होना है और यूपी ट्रिपल एससी आयोग आपका एग्ज़ाम कराती है, तो उसको समझकर उसको पूरा एनालाइज करके हमने ये फुल लेंथ टेस्ट बनाया है। तो आप इसको देखें और अगर आपका कोई भी प्रश्न है या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। देखिए हमें जो टॉपिक कवर करना है, अभी तक आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब जीएस के टॉपिक, हिंदी और इन्वायरमेंट ये आपने देखा। आपको पता है इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। ये आपका देखिए अब टॉपिक देखना है ग्राम विकास। जो ग्राम विकास का टॉपिक है इसमें आपको 5 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल इस बार बहुत महत्वपूर्ण है 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर इसमें आपको 15 क्वेश्चन और डीआई के 10 क्वेश्चन।
ये आपको एग्जाम में मिलने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपको तैयारी करनी है, और ये पूरा जो टेस्ट पेपर है वो इसी पैटर्न पे बनाया गया है, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है लेखपाल का उस पे ही, और आप इसे देखें। तो हम बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, की भूमिका किस प्रकार महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें आंसर जो है वो हो जाएगा बी। सेल्फ हेल्प ग्रुप बचत की आदत को बढ़ावा देने, छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए होती है, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण। क्योंकि देखिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसमें एक गांव होता है, वहां पे कुछ महिलाओं को लेकर ये ग्रुप बना दिया जाता है और उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। बचत की आदत या ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में एक प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, ठीक है। नाबार्ड स्वयं सहायता समूह को बैंक लिंकेज प्रदान करने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है, और आप जानेंगे तो नाबार्ड ही ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर आया था, जिसके थ्रू आज हम बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं और ये जानते। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से संचालित किया जाता है, ठीक है, ये प्रोग्राम जो है इसमें। अब आगे देखिए, ग्रामीण विकास का सतत सस्टेनेबल स्वरूप सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है, ये आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगर आप इसमें देखेंगे तो अर्थ है कि विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। सतत ग्रामीण विकास, मिट्टी की उर्वरता, जल स्रोतों का संरक्षण इसमें अनिवार्य है। यह भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, और जैविक खेती सतत ग्रामीण विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैविक खेती जिसे आप ऑर्गेनिक खेती भी कहते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण है। और सौर ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की कमी को सतत तरीके से दूर करने। अब इसमें देखिए सतत का मतलब आप समझेंगे सस्टेनेबल का, कि यहाँ पर जो लिखा है ना कि जो भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराना है, कि हमेशा वो चीज चलती रहे हमेशा के लिए, इसलिए हम यहाँ पर सतत की बात करते हैं, सस्टेनेबल की बात करते हैं। अब ग्रामीण समाज के अध्ययन में लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा। सॉरी, यह अवधारणा ग्रामीण जीवन की सादगी और स्वायत्तता को परिभाषित करती है। ग्रामीण विकास की अवधारणा को समझने के लिए समाज की इन बुनियादी इकाइयों को अवश्य देखिए, इनका अध्ययन करना पड़ेगा। जिसमें देखिए जो रेडफील्ड थे उन्होंने कृषक समाज, जैसे गांव में जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इसकी बात क्यों करते हैं ग्राम समाज की। अगर आप देखें तो लेखपाल जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम करते हैं, और वहां पर जितनी भी जमीन होती है उनका लेखा जोखा और उनका मापन करते हैं। तो वहां के रिलेटेड जो भी संरचना है उसको समझना बहुत जरूरी है, कि ग्रामीण जीवन में लोग कैसे काम करते हैं। तो उस चीज को देखने के लिए रेडफील्ड ने यह अवधारणा लेकर आई थी। अब देखिए मैक्स वेबर ने ग्रामीण समाज को एक आर्थिक इकाई के रूप में अधिक महत्व दिया था, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर हम बात क्यों करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं या हम सब सुनते हैं ये बात कि भारत गांव में बसता है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 70% के आसपास जनसंख्या जो है वो आज भी गांव में रहती है, और 30% के आसपास जनसंख्या शहरों में रहती है। इसलिए हमें ग्रामीण जनसंख्या और ग्रामीण विकास को पढ़ने की जरूरत है। ग्रामीण विकास की आधुनिक अवधारणा के अनुसार इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसका मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो मानव पूंजी का विकास और जीवन स्तर को सुधारना, ये इसका मुख्य बिंदु हो जाएगा। जैसे इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनता को कम करना और बुनियादी ढांचा प्रदान करना। देखिए जो बेसिक नीड है वो तो कम से कम पूरी हो जाए, ये कोशिश है इसकी। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सुधार शामिल हैं, तीनों। अब देखिए बहुआयामी है तो कई आयाम होंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक हो जाता है, फिर समाज के तौर पे हम कहाँ पहुंच रहे हैं, फिर पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, पता चल रहा है कि हमने
डेवलपमेंट तो करा, पर डेवलपमेंट किस नाम पे किया कि पूरे जंगल काट दिए और जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं और डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा जो हम सतत की बात करते हैं। तो इसलिए इस प्रक्रिया में हम आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों विकास से बात करेंगे। ठीक है, ग्रामीण विकास एक रणनीति है जो ग्रामीण निर्धन लोगों को आर्थिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई है। अब देखिए, आपने देखा होगा एक होता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। यूनाइटेड नेशन में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 2030 तक पूरे करने हैं और ये 17 गोल्स हैं। तो इसमें आप पॉवर्टी को हटाना, गरीबी को हटाना, हंगर को मिटाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही, ग्रामीण, और ऐसा भारत में अगर करना है तो ग्रामीण परिवेश को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तो वो बात हो रही है। ग्रामीण समाज की वह विशेषता क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति और भूमि के बीच सीधा और घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? तो वो कहलाती है प्रकृति से समीपता। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो लोग गांव में रहते हैं वो यहाँ पर उनका घर है और यहीं पर उनका खेत है और आसपास जंगल है, तो इस तरह से वो प्रकृति के एकदम समीप रहते हैं। जैसे शहरों में ये चीज बदल जाती है। प्राथमिक रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं जिससे लोगों का प्रकृति के साथ सीधा संबंध होता है। वो रोज जमीन को छूते हैं, रोज जमीन से मिलते हैं, हर वक्त मिट्टी के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, हवा, पानी सब कुछ वहां पर उपलब्ध है या जीवन के की लय मौसम और प्राकृतिक चक्रों द्वारा निर्धारित होती है। शहरी समाज इसके विपरीत, यहाँ प्राथमिक संबंध आमने सामने के संबंध की प्रधानता होती है। तो ये शहरी समाज में फर्क आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 800 को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष विकसित और पेश किया गया था? अब देखिए, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के टॉपिक में। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार आपको 15 मार्क्स का कंप्यूटर सॉल्व करना है और आप ये मानकर चलें जो भी विगत एग्जाम उत्तर प्रदेश आयोग ने 2026 में कराया है उसमें कंप्यूटर के ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं और कंप्यूटर आपको पूरा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए हम अपने टेस्ट के माध्यम से और अपनी क्लासेस के माध्यम से आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, तो आप उन्हें देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, देखिए इसका है सबसे पहला, भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर था, तो ये आपको याद रखना है कि परम जो 8000 है वो भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। इसे 1991 में विजय पांडुरंग भटकर के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। इसका विकास अमेरिका द्वारा क्रे सुपर कंप्यूटर देने से मना करने के बाद शुरू किया गया था। अब CDAC जो है, देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो CDAC है वो पुणे में उसका मुख्यालय है और CDAC ने ही इसको बनाया। आज जो भी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में काम होता है वो CDAC ही करती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। और इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, इंटरनेशनल लेवल की भी और इंडिया की भी। विजय भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो ऐसे ही भारतीय सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसे माना जाता है, तो विजय भटकर को। ये आप याद करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपको मिल रहे हैं, उसके साथ साथ 2-4 फैक्ट और भी मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें 100 क्वेश्चन की जगह 300-400 क्वेश्चन समझ सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे जरूर, जिससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर के संदर्भ में वे किस प्रकार के डेटा प्रसंस्करण प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं? देखिए, कंप्यूटर में इंग्लिश के शब्द की बहुत महत्ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे शब्द हिंदी में लिखने पर आपको कंफ्यूजन होगी, तो आप कंप्यूटर के मोस्ट ऑफ द टॉपिक को इंग्लिश में समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है? एनालॉग और डिजिटल दोनों संकेतों का संयोग। अगर आप एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाएंगे तो हाइब्रिड कंप्यूटर बनेगा। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग क्या करेगा? दोनों के संकेत को कर सकता है। इसलिए हाइब्रिड कंप्यूटर वे होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर की विशेषता शामिल होती है। ये कंप्यूटर एनालॉग संकेतों को स्वीकार करते हैं और इन्हें प्रसंस्करण के लिए डिजिटल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुप्रयोग और गहन चिकित्सा इकाइयों जैसे ICU में किया जाता है। अब जैसे ECG है, अब इसमें एनालॉग से डेटा गया और डिजिटल में डेटा कन्वर्ट हो गया। पेट्रोल पंप में जो फ्यूल
मशीन होती है, ठीक है, उसमें भी एनालॉग से डेटा हम डालते हैं, वो डिजिटल कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। अब ये आप देखेंगे हरमन हॉलरिथ द्वारा 1890 की अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों को संसाधित करने के लिए विकसित की गई एक मशीन में डेटा इनपुट के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसमें जो डेटा इनपुट करते थे ना, वो पंच कार्ड से करते थे। और इस जो मशीन थी इसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है। इस मशीन की जानकारी को स्टोर और रीड करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है। पंच कार्ड का उपयोग बहुत सी डिवाइसेस में किया गया था। हेलोरिथ की कंपनी आगे चलकर IBM, अब आप देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका नाम आज भी आप कंप्यूटर की दुनिया में सुनते हैं, IBM। तो IBM, ठीक है, तो वो जो थी वो हेलोरिथ की कंपनी थी, बाद में इसका नाम IBM हो गया। पंच कार्ड को हेलोरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट का स्रोत था। देखिए प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, तृतीय, ऐसे करके 4-5 पीढ़ियां होती है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये आपको क्लासेस में भी बताया जाएगा। तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे कराया जा रहा है, और इस पे क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि IBM कंपनी किससे रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बड़े संस्थानों जैसे बीमा कंपनियों और बैंक मुख्यालयों में हजार उपयोगकर्ताओं के डेटा को एक साथ संभालने के लिए किस श्रेणी के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? अब देखिए इसमें पूछा है कि कौन से श्रेणी के कंप्यूटर होते हैं, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर के भी अब जैसे साइज के टाइप में अगर आप बांटेंगे तो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, इस तरह से कई होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। तो उसमें आप मेन फ्रेम कंप्यूटर उच्च भंडारण क्षमता और डेटा प्रोसेसिंग की गति के लिए जाने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि उच्च भंडारण क्षमता है, मतलब भंडारण क्षमता का मतलब आप समझ रहे हैं, स्टोरेज पावर, हाई स्टोरेज पावर, बहुत ज्यादा डेटा। आप देखिए बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, पूरे भारत में क्या कहते हैं, हर व्यक्ति के पास एक बैंक अकाउंट है। हम अगर 100 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है तो इतने बैंक अकाउंट को मैनेज करना है, उसका एक डेटा है। तो उस डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हम कैसे कंप्यूटर यूज करते हैं, जिन्हें हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, और डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड भी इसमें अच्छी होती है। ये कंप्यूटर एक साथ हजारों उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करने के लिए बनाए गए। इनका उपयोग सर्वर के रूप में बड़े डेटाबेस को प्रबंधित करने हेतु होता है। अब देखिए IBM Z सीरीज और CDC 6600 मेन फ्रेम कंप्यूटर इसके उदाहरण है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर IBM का नाम आ गया, तो IBM कंप्यूटर मेकिंग कंपनी है, ठीक है। फिर आते हैं कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। अब देखिए अभी हमने इसके पहले प्रथम पीढ़ी की बात करी थी, अब हम 5वीं की बात कर रहे हैं। तो टोटल 5 पीढ़ी होती है। 5वीं पीढ़ी में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ये इसमें फुल फॉर्म होता है ULSI का फुल फॉर्म है। ULSI जो 5th जनरेशन में यूज होता है, आप इसमें उसका फुल फॉर्म देखिए तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इस तरह के फुल फॉर्म्स कंप्यूटर के पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, जैसे WWW का फुल फॉर्म, ठीक है, MIPS का फुल फॉर्म, फिर HTTP का फुल फॉर्म। ये सारे फुल फॉर्म्स आपको हमारे प्रैक्टिस सेट की क्लासेस में मिलेंगे, तो आप उन्हें देखें और इन सबको तैयार करें, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अभी आप UPSSC आयोग द्वारा कई पेपर कराए गए हैं जिसमें कि IoT का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, WWW का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, तो ऐसे ही फुल फॉर्म पे वो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तकनीकी में एक ही माइक्रोचिप को पर लाखों ट्रांजिस्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक घटकों को समाहित किया जाता है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर समय के साथ छोटे होते गए, तो अब क्या हो रहा है, एक चिप है उसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। यह तकनीकी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर वर्तमान और भविष्य, जैसे जो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है वो AI कहलाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। 4थी पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका भी फुल फॉर्म आप तैयार कर लीजिए यहाँ से। और ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, ये ULSI, ये VLSI, तो ये भी आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है, समानांतर प्रसंस्करण। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी पीढ़ी है कंप्यूटर की जो समानांतर प्रसंस्करण पे काम करती है, पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम करती है। चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रस्तावित एनालिटिकल इंजन, ठीक है, में आधुनिक कंप्यूटर की तरह कौन सा वैचारिक घटक
शामिल था, ठीक है। केवल आउटपुट यूनिट, मिल जो गणना कर सकता है, सॉफ्टवेयर डिस्क, ट्रांजिस्टर। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो मिल होता है जो गणना कर सकता है। बाकी केवल आउटपुट डिवाइस है तो आधुनिक कंप्यूटर बनेगा नहीं, तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे एनालिटिकल इंजन में मिल गणना इकाई थी, जो अब आज के टाइम में अगर आप देखें तो वो सीपीयू में एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे हम बोलते हैं। सीपीयू के 3 घटक होते हैं तो उसमें एक एएलयू होता है, वही पहले मिल के नाम से जाना जाता था। इसमें स्टोर मेमोरी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यह दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का वैचारिक मॉडल था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला कौन सा कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम बनाए जा सकते थे, तो वो आपका एनालिटिकल इंजन था। इसे 1837 में प्रस्तावित किया गया था लेडी एडा लवलेस। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके लिए पहला एनालॉग, देखिए इन्होंने पहला एल्गोरिदम बनाया था और इनको विश्व की पहली प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है, लेडी एडा लवलेस को, और ठीक है, और मदर ऑफ कंप्यूटर भी इनको बोलते हैं। तो आप ये तीनों नाम याद रखेंगे, इन तीनों पे क्वेश्चन बन चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पूर्णतः एनालॉग कंप्यूटर के सिद्धांत पर काम करता है? स्मार्ट वॉच, एनालॉग स्पीडोमीटर, कैलकुलेटर, डिजिटल थर्मामीटर। तो आप देखेंगे एनालॉग स्पीडो कैलकुलेटर, ठीक है। अगर आप स्मार्ट वॉच की बात करेंगे तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आ जाता है, ठीक है। कैलकुलेटर में कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब डिजिटल थर्मामीटर, ये डिजिटल कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एनालॉग लिखा हुआ है, एनालॉग स्पीडोमीटर हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राएं जैसे दबाव, तापमान, गति को मापने पर आधारित होते हैं। स्पीडोमीटर पहिया की घूर्णन गति को सुई के माध्यम से प्रदर्शित करता है, जो निरंतर डेटाबेस देते रहते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर बाइनरी 0-1 पर आधारित नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। ये बाइनरी सिस्टम पे काम नहीं करते। बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का जो होता है, जो हम मशीन लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो होता है, तो वो यहाँ पर वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। स्लाइड रूल एक ऐतिहासिक एनालॉग डिवाइस है। वोल्ट मीटर भी एनालॉग कंप्यूटर के सिद्धांत पे काम करता है। अब इसमें देखिए स्पीडोमीटर को क्या किया, पहिए के घूर्णन से संबंधित कर दिया। अब जितना पैसा पहिया घूमता जा रहा है उसका डेटा उतना सेव होता जा रहा है, ठीक है, बताता जा रहा है। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय कंप्यूटर मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन बोलते हैं इसको, के तहत स्थापित परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ है? परम शक्ति कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था आईआईटी खड़गपुर में। ये आप ध्यान रखेंगे। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को मार्च 2022 में आईआईटी खड़गपुर में राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह देखिए फिर यहाँ पर नाम आप पढ़िए, सीडैक, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य कंप्यूटिंग आधारित शोध और सामाजिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है। परम गंगा आईआईटी रुड़की, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं। परम गंगा, परम शक्ति, ठीक है, परम प्रवेग, अब ये क्या है, आईआईएससी बेंगलुरु में स्थापित किया गया। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, इन सब पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं और बनेंगे। कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन, ठीक है, का उपयोग कंप्यूटर के किस प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? तो ये आप देखेंगे तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स का उपयोग करते हैं 2D और 3D मॉडल तैयार करने में, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये इंजीनियरिंग, क्योंकि जो 2D 3D होता है वो इंजीनियरिंग और विनिर्माण यहाँ पे करते हैं। इसका सर्वाधिक उपयोग आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में होता है। यह सटीकता बढ़ाता है और मैनुअल ड्राफ्टिंग के समय को बहुत कम करता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग मशीनों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। ऑटो कैड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑटो कैड, इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है। तो हम मैन्युफैक्चरिंग में और हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया दुनिया का पहला कंप्यूटर यूनिवैक 1 किस पीढ़ी से संबंधित है? तो अगर आप देखेंगे यूनिवैक 1 तो ये आपको दिखेगा प्रथम पीढ़ी संबंधित है। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो होते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, ठीक है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। ये टाइम है 1951 में अमेरिका जनगणना ब्यूरो के लिए दिया गया पहला ये
व्यावसायिक कंप्यूटर था। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। और इसे विकसित किया था जे प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली ने। इनमें इनपुट के रूप में मैग्नेटिक टेप, ठीक है, इनपुट हम मैग्नेटिक टेप के थ्रू देते थे और ये हमने यूज किया सांख्यिकीय और व्यावसायिक दोनों कार्यों में। अब जनगणना कर रहे हैं तो सांख्यिकीय कार्य में कर रहे हैं, व्यावसायिक कार्य में भी कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे आप उसके बाद अब आप ये ध्यान रखेंगे कि यूनिवैक में हम वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे हैं और वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे हैं तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए 1617 में जॉन नेपियर द्वारा विकसित नेपियर बोन्स, जो आपने हमारी क्लास देखी होगी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था, उसमें नेपियर बोन्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। गणना उपकरण गणित के किस विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित था जिसमें जटिल गुणा और भाग को सरल बना दिया जाता था? तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा लघु गणक, जिसको हम लॉगरिथम्स कहते थे, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, लॉगरिथम्स की अवधारणा विकसित की थी जिसका उपयोग नेपियर बोन्स, देखिए, और यह उपकरण हाथी दांत की छड़ों से बना होता था जिस पर अंक खुदे होते थे। ठीक है, उस पर हम बना देते थे। इसका उपयोग मुख्य रूप से गुणन विभाजन वर्गमूल निकाल, देखिए अब ये गुणन विभाजन वर्गमूल ये बड़ी गणना के लिए किया जाता था। ठीक है, और बोन्स को रैप्डोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था, नेपियर्स बोन्स को। यह आधुनिक स्टाइल रूल, ठीक है, के विकास का आधार थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। हाथी दांत का प्रयोग करके इसको बनाया गया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। लॉगरिथम्स के बेसिस पे ये काम करता था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए विलियम ऑर्ट्रेड द्वारा 1622 में आविष्कृत स्लाइड रूल किस श्रेणी के कंप्यूटरों का पूर्वज माना जाता था? तो आप अगर इसको देखेंगे तो इसको आप बोल सकते हैं कि एनालॉग गणना उपकरण था जो लघु गणकीय पैमाने, अब इसको आप लॉगरिथमिक स्केल, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अभी हमने इस पे बात भी की थी, तो उस पे आधारित था। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एनालॉग कंप्यूटर है, क्योंकि देखिए इसमें 0 और 1 बाइनरी नंबर यूज नहीं होते हैं, तो ये एनालॉग के रूप में आता है। इसका उपयोग 1970 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आने तक वैज्ञानिक और इंजीनियर द्वारा किया जाता था। अब जैसे 1970 में आप देखेंगे तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स आ गए, तो जब ये आए तो इनका यूज कम हो गया, उसके पहले इनका व्यापक यूज किया जाता था। यह भौतिक मात्राओं लंबाई के आधार पर गणना करता था, जो एनालॉग कंप्यूटिंग की मुख्य विशेषता थी। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो अगला है क्वेश्चन 1930 के दशक में वनेवर बुश, ठीक है, वनेवर बुश जो थे द्वारा MIT में निर्मित डिफरेंशियल एनालाइजर की प्राथमिक कार्य क्षमता क्या थी? ये आपको ध्यान, इस तरह के क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक होता है उसमें ही पढ़ाए जाते हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं और उनको टॉपिक को देखकर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा जटिल अवकलन, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते थे उनको सॉल्व करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारे मैथमेटिक्स में जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ आपको 11th-12th के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लोग थीसिस लिखते हैं तो वहाँ पे काम आते हैं। ये इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं तो उनके लिए ही इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल एनालाइजर है तो बड़े पैमाने पर मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें गणना के लिए पहियों और डिस्क का प्रयोग किया जाता था। इसे विशेष रूप से इंजीनियरिंग और भौतिकी में आने वाले डिफरेंशियल समीकरण में को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद की सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग मशीन थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास में किस मशीन को विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर होने का दर्जा या होने का गौरव प्राप्त है?
जिसे 21 जून 1948 को अपना पहला सफल प्रोग्राम चलाया गया था। तो अगर आप इसमें नाम देखेंगे तो आपको इसका नाम दिखेगा मैनचेस्टर बेबी स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन, जिसको हम SSEM कहते हैं। दुनिया की पहली मशीन थी जिसमें प्रोग्राम और डेटा दोनों को रैम में स्टोर किया गया था। तो ये क्वेश्चन आप बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। इसे फेडरिक विलियम्स और टॉम किल्बर्न द्वारा मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। इसमें यह सिद्धांत यह सिद्ध किया गया कि कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर करना संभव और व्यवहारिक है। आप सोचिए, इससे पहले जो स्टोरेज थी वो थी ही नहीं कंप्यूटर में। आप कैलकुलेशन हाई लेवल की कर सकते थे पर स्टोरेज नहीं हो सकती थी। तो इसमें ये चीज प्रूफ करी गई कि हम जो प्रोग्राम बनाकर उसके बाद उसको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डेटा स्टोरेज के लिए विलियम ट्यूब्स का उपयोग किया गया, ठीक है। इसकी सफलता के बाद मैनचेस्टर मार्क 1 विकसित किया गया। मार्क 1 पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रख के पढ़िएगा, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इतिहास में 1952 में A0 सिस्टम के माध्यम से दुनिया का पहला कंपाइलर विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये श्रेय दिया जाता है ग्रेस हाइपर को, या ग्रेस हॉपर को दिया जाता है, ठीक है। ग्रेस हॉपर ने A0 सिस्टम विकसित किया था, जो प्रतीकात्मक गणितीय कोड को मशीन कोड में बदलने का पहला कंपाइलर था। देखिए, कंपाइलर का जो काम होता है वो होता है कंपाइल करना। तो वो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कंपाइल करता है। तो हमने इसमें क्या किया, जो ग्रेस हॉपर थे उन्होंने A0 सिस्टम, या इसको आप AO सिस्टम भी कह सकते हैं, वो विकसित किया था, जिसमें देखिए जो प्रतीकात्मक गणितीय कोड बोलिए या साइन मैथमेटिकल कोड्स होते थे उनको मशीन कोड में बदला जाता था। तो ये बदलने वाला पहला कंपाइलर था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि प्रोग्रामिंग को अंग्रेजी जैसी भाषा में किया जाना चाहिए। उन्होंने कोबाल भाषा के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आप देखेंगे तो कोबाल पे भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। कंप्यूटर शब्दावली में बग शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी ग्रेस हॉपर को जाता है, ठीक है। अब बग आप जानते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी साइट हैंग कर रही है या काम नहीं कर रही, उसमें बग्स आ गए हैं। बग्स आ गए मतलब कि जो ऐसे क्या कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर की काम करने की स्पीड को डाउन कर रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्हें हम बग्स कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वर्ष 1937 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए, ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के समाप्त हुए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन के कुछ जो भी सिलेबस का टॉपिक है वो उठाया गया है, उससे क्वेश्चन बनाए गए हैं, और ये पूरा पेपर आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो आप इसको वैसे ही समझें और पढ़ें, और जो भी सवाल आपको पूछने हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए, हम आ गए अपने यूपी स्पेशल के टॉपिक पे, ठीक है। तो जो यूपी स्पेशल का टॉपिक है वो है 20 क्वेश्चन का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, वर्ष 1937 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यह नाम 24 जनवरी 1950 तक प्रभावी रहा। इसके बाद इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश, इसीलिए हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगला देखिए, प्रसिद्ध तोताए हिंद अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये है एटा में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और इनका जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। कभी कभार पटियाली गांव सीधे पूछ लेता है। और अभी आप देखेंगे तो ये जो जिला है ये काशगंज जिले में हो गया, ठीक है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी के जनक माना जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उन्हें सितार और तबला वाद्य यंत्रों के भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और खुसरो ने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है या पूछा जाता है।
खुसरो निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे, ये भी क्वेश्चन आता है। कव्वाली, अब आप देखेंगे एक आपको टॉपिक पढ़ाया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश के लोकगीत पढ़ाए गए हैं, जिसमें बहुत सारे जो ब्रिज भाषा और बुंदेली और जितनी भी भाषाएं आपको पढ़ाई गई हैं उपभाषाएं, उसमें आप देखेंगे तो कव्वाली गायन उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं गाया जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अमीर खुसरो का संबंध इन सबसे है। अब देखिए बीएचयू की स्थापना किस वर्ष की गई, तो आप देखेंगे बीएचयू की जो स्थापना थी वो की गई थी 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बसंत पंचमी के दिन रखी गई थी। यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय की स्थापना में एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण भूमिका, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। अब अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हस्तशिल्प चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो चिकनकारी के लिए लखनऊ, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। ओडीओपी में अगर आप उत्तर प्रदेश में एक स्कीम चल रही है उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद, तो अगर उसमें देखेंगे तो लखनऊ का ओडीओपी जो है वो चिकनकारी है। लखनऊ चिकनकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ के जो चिकन के वस्त्र होते हैं वो पूरे भारत में और विश्व में भी भेजे जाते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत मुगल काल के दौरान की गई थी। नूरजहां ने इसे काफी प्रोत्साहित किया था, ठीक है, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। फिर आगे देखिए, प्रसिद्ध समाज सुधारक और कवि संत कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, तो ये आप देखेंगे तो इसका आंसर है इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक। संत कबीर दास का जन्म 15 शताब्दी में वाराणसी काशी के लहर तारा तालाब के पास हुआ था। उनके गुरु रामानंद थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों का कड़ा विरोध किया था, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। उनकी संरचनाएं जो थी वो जो संग्रह था उसको बीजक कहते हैं, बीजक पे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कबीर की मृत्यु मगहर संत कबीर नगर, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि कबीर की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास हुई है, तो मगहर एक जगह पड़ती है जो संत कबीर नगर के पास है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब शामिल किया गया, तो ये था 2017, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक सम्मेलन है। प्रयाग के अतिरिक्त यह मेला हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी आयोजित किया जाता है, और हर 12 साल पे पूर्ण कुंभ और 6 साल पे अर्ध कुंभ होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक उत्तर प्रदेश के किस व्यक्तित्व को माना जाता है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में वाराणसी में हुआ था। उन्हें आधुनिक हिंदी के साहित्य का पितामह कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अब इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया था। इनका प्रसिद्ध नाटक क्या था, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बना देता, पूछ लेगा अंधेर नगरी किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आपको पता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ, तो आप अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ठीक है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, और हमने जो खेल रत्न पुरस्कार थे उनका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है, ठीक है। और झांसी इनकी कर्म भूमि रही है, वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने 1928, 32 और 36 3 ओलंपिक भारत को स्वर्ण पदक दिलाए थे, ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में किस गांव में माना जाता है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर सीही है, ठीक है, सीही। अब सीही जो है वो मथुरा आगरा जो मार्ग है वहां पर पड़ता है, ठीक है। वे अष्टछाप के कवियों के सर्वोपरि थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी शामिल है, और इन सब पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। सूरदास ने अपनी रचनाओं में वात्सल्य और श्रृंगार रस का अद्भुत प्रयोग किया है। उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, तो वो सरोजिनी नायडू थी। और अगर आप देखेंगे तो ये पहली महिला सीएम थी, तो इन दोनों लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही, और ऐसा
करने वाली ये भारत की पहली महिला थी। आप ये बोल सकते हैं कि भारत का कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य में पहली महिला राज्यपाल बनने का सौभाग्य जो है वो सरोजिनी नायडू को ही मिला था। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश और भारत के मतलब देश के किसी भी स्टेट में पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक, अब ये ध्यान रखिएगा। कन्नौज के गढ़वाल वंश के किस शासक ने बनारस को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो इसका आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रदेव। ठीक है, चंद्रदेव, उन्होंने कन्नौज को अपनी मुख्य राजधानी और बनारस को दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, इन्हीं को जो गढ़वाल राजा थे उनको काशी नरेश के रूप में भी बुलाया जाता था, संबोधित किया जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके जो अंतिम शक्तिशाली शासक थे वो जयचंद थे, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण कार्य सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की द्वारा किस वर्ष पूर्ण कराया गया था? तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूर्ण तो कराया गया था 1408 में इब्राहिम शाह शर्की द्वारा, पर नींव जो थी वो फिरोज शाह तुगलक ने 1377 में रखी थी, लेकिन ये कार्य पूरा हुआ 1408 में इब्राहिम शाह शर्की द्वारा। ठीक है, अब जौनपुर को सिराजे हिंद या भारत का सिराज कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर झंझरी मस्जिद, लाल दरवाजा, ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध है और ये सरकी कला के महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। स्थापत्य कला वो बहुत फेमस रही है। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 की योजना उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैयार की गई थी? तो आप इसको देखेंगे तो ये शाहजहांपुर में तैयार करी गई थी, क्योंकि जो राम प्रसाद बिस्मिल है वो शाहजहांपुर के ही रहने वाले थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह इसी जिले के निवासी थे। इस घटना में शामिल चंद्रशेखर आजाद कभी पकड़े नहीं गए। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जो एसोसिएशन थी वो HRA थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन। ठीक है, ये क्रांतिकारी एसोसिएशन ने काम किया था और इनका जो केस था उसकी पैरवी कर रहे थे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध चरकुला लोक नृत्य में नर्तकी द्वारा सिर पर रखे गए पिंजरे में कुल कितने दिए जलते? तो 108 होते हैं। एक पहिया होता है, उसके ऊपर एक लोहे का पिंजरा होता है जिसमें 108 दिए रख के सर पे महिलाएं डांस करती हैं, चरकुला डांस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन देखेंगे तो वहां पे, ठीक है, पिंजरे पर कुल 108 जिले होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। होली के तीसरे दिन जो भाई दूज का दिन होता है उस दिन किया जाता है, राधा के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। वहां पर एक घड़ा नृत्य भी होता है। आप हमारी एक 1 टॉपिक 1 क्लास देखेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य पढ़ाए गए हैं, उसमें चरकुला के बारे में और घड़े नृत्य के बारे में आपको पढ़ाया गया है। ब्रज के क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य होते हैं आप देखिए। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कलिंजर का किला या कलिंजर दुर्ग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जिसे हम अजय दुर्ग भी मानते हैं? ये आप देखेंगे तो ये बांदा में है। और इसमें अगर आप बात करें तो विंध्य पर्वत श्रेणी पर 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यह दुर्ग चंदेल राजाओं की सैन्य शक्ति का प्रमुख केंद्र था, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। फिर इसी में एक प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव का मंदिर है जिसका निर्माण चंदेल राजा परमादित्य ने करवाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शैली का प्रारंभिक और श्रेष्ठ उदाहरण है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा इसका पंचायतन। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल, ठीक है, 6वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह पंचायतन शैली में निर्मित है जिसमें एक प्रमुख मंदिर के 4 छोटे छोटे, जैसे देखिए ये मेन मंदिर हो गया और यहाँ पर ऐसे 4 छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते थे, तो ये 5 मंदिर हो गए, तो इनको पंचायतन शैली करते थे। यह मंदिर उत्तर प्रदेश में शिखर युक्त मंदिरों का सबसे प्राचीन उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु के शेष शाही और गजेंद्र मोक्ष जैसे अवतारों का अंकन किया गया है। यह मंदिर बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं, तो आप इसको पढ़िए और कोई भी डाउट है तो पूछिए। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकला शैली मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का चरम विकास उत्तर प्रदेश में किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था
मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का विकास, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इसका आंसर है कुषाण वंश। ठीक है, मथुरा कला शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण काल के राजा कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। इस शैली में मुख्य रूप से चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, का प्रयोग किया जाता था। बुद्ध की प्रथम ज्ञात मूर्तियों का निर्माण इसी शैली के तहत मथुरा में हुआ था। इस शैली में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित, देखिए इसमें सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं हो रही है, बौद्ध धर्म की भी मूर्तियां थी, जैन धर्म की भी थी और हिंदू धर्म की थी। ठीक है, अब मथुरा शैली में मूर्तियां पूरी तरह से भारतीय तत्वों पर आधारित थी। अब इसमें देखिए दो तरह की शैली पढ़ते हैं, एक मथुरा शैली, एक गांधार शैली। ठीक है, तो अगर आप गांधार शैली की बात करेंगे तो वो यूनानी पद्धति पर आधारित थी, पर मथुरा शैली पूरी तरह से भारतीय पद्धति पर आधारित थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बझर त्योहार किस ऋतु या महीने मनाए जाते हैं? तो ये आप देखेंगे तो ये जेठ का मंथ होता है, जिसको हम मई जून कहते हैं। देखिए जेठ, जब आपने हिंदी महीने के नाम पढ़े हुए चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो वो सारे जो 12 महीने होते हैं उसके हिसाब से ये जेठ का महीना होता है। ठीक है, जिसे हम अगर अंग्रेजी मंथ से कंपेयर करें कैलेंडर से तो मई और जून के आसपास पड़ता है। ठीक है, एक विशिष्ट त्योहार है जो जेठ, मई, जून के महीने मनाया जाता है। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य अच्छी फसल और गांव की सुरक्षा की कामना करना होता है। अब देखिए थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश का जो तराई इलाका है वहां पर पाई जाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि थारू जनजाति जो है वो शोक पर्व के रूप में, दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू होती है। और अगर आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो हमारी यूपी SSSC PYQ की सीरीज चल रही है उसमें पढ़ाए जा रहे हैं, जो अब तक आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि अब तक आयोग ने किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन्हीं को देखकर ये टेस्ट पेपर फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक महाविद्यालय स्थापित किया गया और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन नगर का नाम बदलकर मध्यकाल में महमूदाबाद और फिर मुस्तफाबाद करने का प्रयास किया गया था, जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो अब इत्र के लिए जो प्रसिद्ध है वो कन्नौज नगरी है और आपने ओडीओपी में भी इत्र को कन्नौज का ओडीओपी पढ़ा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कन्नौज को प्राचीन काल में कान्य कुब्ज और महोदय श्री, ये क्वेश्चन भी आता है कि महोदय श्री किस जिले का प्राचीन नाम है? तो वो कन्नौज का। हर्षवर्धन के काल में यह उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना। ठीक है, वर्तमान में यह जिला पूरी दुनिया में अपने प्राकृतिक इत्र, परफ्यूम के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष कन्नौज इत्र पर्यटन उत्सव मनाया जाता है। कन्नौज पर अधिकार के लिए ही पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसको हम ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस सांस्कृतिक संस्थान को राज्य का प्रथम सांस्कृतिक विश्वविद्यालय घोषित किया गया? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी है और यूपी स्पेशल का भी, तो इसका मतलब आपके एग्जाम में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन में आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश का बजट, उत्तर प्रदेश की कोई इंपॉर्टेंट स्कीम, उत्तर प्रदेश में कोई इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय खोला गया है या कोई इंपॉर्टेंट उद्यान बनाया गया है, रामसर साइट में कोई साइट ऐड हुई है, ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये देखेंगे तो जो भातखंडे संगीत संस्थान है लखनऊ को उत्तर प्रदेश के पहले सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया। देखिए पहले ये सांस्कृतिक संस्थान था, अब विश्वविद्यालय हो गया। इसकी स्थापना 1926 में विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है। यह शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने वाला उत्तर प्रदेश का शीर्ष संस्थान है। 1966 में इसका नाम बदलकर भातखंडे, देखिए पहले नाम रखा गया था मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, फिर नाम रख दिया गया भातखंडे संगीत महाविद्यालय, फिर 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, अब इसे राज्य के पूर्ण सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टैटिक बनाकर पूछ ले जाते हैं कि मान लीजिए भातखंडे के इंस्टीट्यूट के साथ कुछ नई न्यूज में है तो उसका इतिहास पूछ लेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। किस वर्ष में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रही?
तो अगर आप देखेंगे, अरे देखिए ये आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर यूपी स्पेशल के कंप्लीट हुए। अब हम 10 क्वेश्चन देखेंगे हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो लेखपाल का सिलेबस है उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन आने। तो इसमें 2 ग्राफ लिए गए हैं, हर ग्राफ से 5 क्वेश्चन है, पांचों के आंसर आपको करने हैं। तो देखिए इसमें ये ग्राफ दिया है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दी है 5 सालों की, 2018 से लेकर के 2022 तक। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है और 2018 से 2022 तक की जनसंख्या दी है। क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक वृद्धि 18, 19, 20 और 21 इसमें देखनी है। तो 18 में मान लीजिए 50 है, तो इसके पहले का डेटा तो हमें पता नहीं है। तो अब 19 का देखिए 55, तो यहाँ पे +5 हुआ। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो 2000 उसमें +5 हुआ, फिर उसके बाद 2000 किसका पूछा है, देखिए उसके बाद इसने बोला है 2019 के बाद 2021। 2021 में अगर आप देखेंगे तो 60 से +10 हुई, 70 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 2020। 2020 में अगर आप देखेंगे तो 55 से 60 हुई, तो यहाँ पे +5 की वृद्धि हुई, यहाँ पे +5 की वृद्धि हुई, यहाँ पे 10 की वृद्धि हुई। तो आपको आंसर 2022 में भी 10 की वृद्धि हुई है, पर 2022 ऑप्शन में नहीं है और 2020 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 हो जाएगा इसका आंसर, ये आपको ध्यान देना। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी ग्राफ से संबंधित है, तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2018 से 2022 तक कुल वृद्धि कितनी हुई? तो 2018 से 2022, तो 18 में आप देखिए 50 है और 2022 में आप देखिए तो 80 है, तो कुल वृद्धि कितनी हुई? तो आप 80 से 50 को घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 30 लाख। तो ये कुल वृद्धि हुई। अब 30 लाख हमारे ऑप्शन में है, तो 30 हमारे ऑप्शन में ए पर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कुल वृद्धि 30 लाख। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2023 में वृद्धि 12.5% है तो अनुमानित जनसंख्या कितनी रही? अब देखिए अगर 2023 में, अब 2023 का जो डेटा दिया नहीं है, 2022 का डेटा दिया हुआ है यहाँ पर 80, तो कह रहा है कि अगर 2023 में 2022 से मान लीजिए कि 12.5% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि किससे होगी? पिछले वाले साल से। जैसे इस साल जो जनसंख्या है, अगले साल वृद्धि उसी जनसंख्या से तो कंपेयर होगी। तो 2022 में 80 लाख जनसंख्या थी। ठीक है, अगर आप देखेंगे और 2023 में 12.5% बढ़ गई, तो 12.5% अगर 80 का निकालना है आपको, तो 12.5% ऐसे ही तो निकलता है, किसी का भी परसेंट निकालना है, 10% निकालना है तो 10/100 कर देते हैं, 12.5% निकालना है तो 12.5 10/100। अब इसको आप कट करेंगे तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 लाख आ जाएगी। ठीक है, तो 10 लाख हो गई। अब 80 थी, 10 और बढ़ गई तो 90 लाख। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 90 लाख। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ के अनुसार किस वर्ष की जनसंख्या औसत से सबसे अधिक विचलित हुई? अब मतलब कि सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है? तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको आंसर दिखेगा, सबसे अधिक जो विचलन है वो हुआ है 2022 में, है ना? ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब इसमें क्वेश्चन समझिए, ग्राफ के अनुसार किस वर्ष की जनसंख्या औसत से सबसे अधिक विचलित हुई? तो यहाँ पर आपको पहले औसत निकालना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर कितना है देखिए, 50, 55, 60, 70 और 80, ये जो है ये टोटल जनसंख्या है। ठीक है, अब इसका आपको अगर वो निकालना है तो आप इसको देखेंगे, देखिए अब इसको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो टोटल क्या कहते हैं संख्या है उसको आपको भाग करना पड़ेगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या, यहाँ पे जनसंख्या से बात हो रही है, तो ईयर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग हो जाएगा और जनसंख्या कितनी है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 63, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 63। तो जब 63 आ गया और अगर हम विचलन देखेंगे तो 50 से 63 कम है, इसका मतलब औसत से वैल्यू निगेटिव रहेगी। तो इसको तो देखना नहीं, ये भी निगेटिव है, ये भी नहीं देखना है। 63 से ये भी निगेटिव है, ये भी नहीं देखना है, ये 63 आ गई आपकी। तो यहाँ पे अगर 63 से विचलन देखेंगे तो यहाँ पे विचलन आपको दिखेगा +7 का, और यहाँ पर देखेंगे तो +17 का। ठीक है, 17 का। तो आप अगर इसको देखें
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक विचलन कहाँ पे हुआ, तो 2022 में हुआ +17 का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला है, यदि 2020 में जनसंख्या की त्रुटि सीमा ±2 लाख थी तो न्यूनतम और अधिकतम संभावित जनसंख्या क्या हो जाएगी। अब 2020 में कितनी जनसंख्या है, 2020 में जनसंख्या है 60, तो 60 में अगर त्रुटि ±2 की हो रही है तो 60 में +2 करोगे तो अधिकतम 62 होनी चाहिए, अगर 60 में -2 करोगे तो 58 होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको ध्यान देना। अब 58 और 62 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये त्रुटि सीमा +-2, तो न्यूनतम जनसंख्या 58 होनी चाहिए, अधिकतम जनसंख्या 62 होनी चाहिए अगर ये त्रुटि की सीमा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए एक ग्राफ था, जनसंख्या का डेटा दिया था, उस पर 5 क्वेश्चन कर लिए। अब एक ये ग्राफ है जिसमें 1 2 3 4 कंपनियां हैं, उनके वर्ष में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। अब आपको उनको कंपेयर करके बताना है कि कितनी बिक्री हुई है। अब ये कंपनी है, इनमें हर साल की बिक्री लिखी हुई है, तो वो 2021 में कितनी बिक्री हुई, 22 में कितनी हुई, 23 में कितनी हुई, 24 में। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखना है, 2021 से 2024 तक कंपनी ए की बिक्री में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जब आप इसको देखेंगे कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे तो 2021 से 2024 और सिर्फ कंपनी ए की बात कर रहा है, तो ए में यहाँ पर 200 है, अब ये 300 हो गई, तो वृद्धि कितने की हुई, 100 की। पर ये मात्रा है, अब मात्रा को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे पहले बिक्री 200 थी और 100 का अंतर आ गया, तो अब कितना बढ़ गया, तो इसको अगर आप कट करेंगे तो ये 50, तो 50% की वृद्धि हो गई। 200 से अगर आप 300 पे चले गए तो आपका 50% बढ़ गया, तो वो चीज हो गई। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 में किस कंपनी का योगदान कुल बिक्री में सबसे अधिक था। तो ये आप देखेंगे कुल बिक्री, तो 2022 में कुल बिक्री कितनी हुई, 220, 280, 270 और 180, ये सारे मिला देंगे तो कुल बिक्री निकलेगी। इसमें पूछा है 2022 में किस कंपनी का योगदान कुल बिक्री में सबसे अधिक था, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक योगदान बी का होना चाहिए, 280। ठीक है, अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो भी आंसर बी ही आएगा। देखिए जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका परसेंटेज भी ज्यादा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। 220 का अगर टोटल से परसेंटेज निकालेंगे तो 280 से तो कम ही आएगा ना, तो 280 सबसे बड़ा नंबर है। 220, 280, 270 और 180, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 280 का, ये सबसे बड़ा है। तो अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो यही वैल्यू तो सबसे बड़ी आएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। इस तरह से क्वेश्चन आप, अब जैसे देखिए यहाँ पे पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई कोई ऑप्शन से आंसर आपका निकल जाएगा, तो ऑप्शन देखिए, आंसर लगाइए, टाइम सेव करिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में कंपनी बी और डी में संयुक्त बिक्री कुल बिक्री का कितना प्रतिशत थी, तो ये आपको देखना है। अब 2023 में कंपनी बी और डी की संयुक्त बिक्री, 2023 बी और डी की संयुक्त बिक्री कितनी हुई, बी और डी की संयुक्त बिक्री कितनी हुई, तो 320 और 200, तो ये हो गई 520, ये आपकी संयुक्त बिक्री हो गई। ठीक है, अब ये पूछ रहा है संयुक्त बिक्री जो थी वो कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। अब कुल बिक्री यहाँ निकालेंगे तो आपको कुल बिक्री के लिए ये चारों डेटा सेव करना पड़ेगा, है ना, ये चारों डेटा ऐड करना पड़ेगा। तो इसको जब इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो 200 और 250 450 हो गया। फिर यहाँ पे अगर 250 होता तो 250 250, ये 500 510 और 510 और 200 710 और 710, और ये हो गया आपका, इसको एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए इसमें कैलकुलेशन करने के लिए इसको एक बार आपको जोड़ना पड़ेगा। हमने 520 डेटा निकाल लिया है, ये हम अलग रख लेते हैं। ये हमारा हो गया, देखिए ये आपका हो गया बी और डी, तो बी और डी आपका 520 आ गया। कुल कितना है, तो कुल है 250, 320, 260 और 200। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 6 6 6 12 1 13 के 3 हासिल आ गई 1। अब देखिए 3 2 5
और यहाँ पे 2 2 4, 5 4 9 और 1 10, 1030। ठीक, अब 1030 जो है उसका 520 कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना। 2023 में कंपनी बी और डी की संयुक्त बिक्री, कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, तो ये आप निकालेंगे अगर, तो देखिए ये आ गई संयुक्त बिक्री, ये आ गई आपकी कुल बिक्री। तो जब आप 520 को 1030 से भाग करेंगे, ठीक है, ये कट गया, अरे ये तो रहेगा ही, ये कट गया। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो ये 5103, अगर इसको आप भाग करेंगे तो जब ये वैल्यूज आप निकालेंगे तो ये लगभग 50% आएगी। देखिए हम बताते हैं आपको कैसे, थोड़ा सा इसको समझते चलिए, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कैलकुलेशन को कम समय में करना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे सिखाई जाएंगी और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आ भी जाएंगी। अब आपको 520 जो डेटा था उसको 520 को 1030 से कितना प्रतिशत है ये आपको बताना था, तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। अब ये आ गया आपका 5000, ठीक है, 1000। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाना चाहें तो जो 1030 है, मान लीजिए 1000 का 50% कितना होता है, 500 होता है, ठीक है, 30 का 50% कितना हो जाएगा, 15, तो 515, ठीक है, ये वैल्यू होनी चाहिए। और ये है कितनी, 520, तो 50% से कुछ आसपास होगी वैल्यू। अब इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन में 50% कहीं दिया ही नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन करिए, क्योंकि आपको 50%, 25%, 75%, ये तीनों वैल्यूज हमेशा ध्यान रहनी चाहिए कि किसी का भी 50% करना है तो हम उसका आधा कर देंगे। अब 1030 का 50% कितना हो जाएगा, 515, और 515 की जगह वो 520 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 50% से कुछ पॉइंट ज्यादा है वैल्यू, और यहाँ पर 50% ऑप्शन ही नहीं है, तो हमने ई आंसर लगा दिया। और ई आंसर भी बहुत सारे होते हैं, इस बार अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके एग्जाम में जाइएगा कि आंसर ई में भी मिलेंगे। जो यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसमें 8 या 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर ई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2021 से 2024 तक किस कंपनी की बिक्री में सबसे कम वृद्धि हुई है। तो अब आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए 2021 से 2024 तक किस कंपनी की बिक्री में सबसे कम वृद्धि हुई है। तो इसको आपको देखने के लिए 21, 22, 23, 24 ये सारे डेटा देखने हैं। तो ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, ये डी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर है, ठीक, अगर इसमें देखेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर इसमें देखेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर इसमें देखेंगे तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब बी की जो बी है उसकी कमाई तो बिक्री तो सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो बिक्री सबसे ज्यादा हो गई। अगर आपको वृद्धि देखनी है तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। बाकी अगर आपको वृद्धि निकालनी है तो यहाँ पे और यहाँ पे इनका सब माइनस कर दीजिए, सबसे पहली वैल्यू और सबसे आखिरी, क्योंकि 2024 में मैक्सिमम बिक्री हो चुकी है जितनी होनी है 4 साल में, तो 200 और 300 इसमें माइनस करेंगे तो ये ए में 100 की वृद्धि हुई, इसमें 50 की वृद्धि हुई, यहाँ पर आप देखेंगे तो 250 से 300 हुई, यहाँ पे भी 50 की वृद्धि हुई, और अगर इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो 150 से 220, तो ये हो गया 50 और 20 70 की। तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसमें सबसे कम बिक्री हुई है, तो वो सी और डी है, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए क्वेश्चन का, इसमें कह रहा है सी और डी, तो इसमें आप देखेंगे बी और सी इन दोनों का आंसर है, तो बी और सी। अब ये दो आंसर तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, तो जब दो आंसर नहीं हो सकते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ई। ये सारे ट्रिक्स, ये सारे पैटर्न आपको सिखाए जाएंगे जिससे आप एग्जाम में, अब पता चला ये क्वेश्चन तो आसान है, हमने फट से निकाल लिया कि किस में बिक्री सबसे ज्यादा हुई, किस में बिक्री सबसे कम हुई। अब सबसे ज्यादा पूछता तो आंसर क्या हो जाता, सबसे ज्यादा पूछता तो आंसर ए हो जाता, यहाँ पे 100 का फर्क था, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब बी और सी आंसर दोनों है, बी और सी, अब दो ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकते, इसलिए आंसर इसका ई हो जाएगा। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये आंसर ई हो गया। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज का जिसको हम देखते हैं,
ये है 2024 में कंपनी सी की बिक्री में 10% की कमी हो जाए तो नई बिक्री कितनी होगी। अब हम कंपनी सी पे जाएंगे, कह रहा है 10% की कमी हो जाए 2024 में, तो 2024 में कितनी बिक्री हुई है 300, इसमें 10% की कमी हो जाए तो 300 का 10% कितना होता है, 1/10 लिखिए या 10 तो ये आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 30। अब 30 की कमी हो जाएगी तो 300 माइनस 270, ये आप देखेंगे तो 300 माइनस 30 हो जाएगा क्योंकि 10% की कमी आई है तो कमी के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 माइनस 30, ये आ गया 270। तो अब बिक्री कितनी हो गई 270 की, ये आपका आंसर हो गया है 270 भी। ठीक है, तो ये आपके 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। ये क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस को और एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं, तो आप हमारे साथ इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करिए। हमारा फुल लेंथ टेस्ट भी चल रहा है और रोज डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी चल रहे हैं, तो आप उसके लिए बात कर सकते हैं हमसे। बाकी ये क्लासेस आप यूट्यूब पर देखें और इन्हें सराहें, और जो भी आपको कमियां लगती हैं उन पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो भी आप हमसे चाहते हैं वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।